हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। अब आपके बुक का आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जो आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट, इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं, बट क्योंकि इस दफ़ा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। एक एक्सरसाइज 8.1 है और एक एक्सरसाइज 8.3 है। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। 8.1 जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम 8.3 शुरू करेंगे। तो 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन और 8.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। बट मैथमेटिकल इंडक्शन को या इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट कराने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रोपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। वो तो इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन, जिसमें आपका ऑन आ जाता है और एट आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये है प्रोपोजिशन। तो देखें, आपकी बुक में जब हम आपका ये स्टार्ट करते हैं, पहली जो वर्ड लिखा हुआ है ये देखें, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, इफ़ पी एन इज़ अ प्रोपोजिशन। तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट को प्रोपोजिशन का मतलब नहीं पता, प्रोपोजिशन की मीनिंग नहीं पता, तो फिर क्वेश्चंस करने का क्या फ़ायदा। हालांकि मैं चाहूँ आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करवा सकता हूँ और प्रोपोजिशन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए? नहीं, हम अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आइंदा आने वाली लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। जब हम इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे या हम बैचलर्स करेंगे, बीएस करेंगे, हम कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री लेंगे, वहाँ पर जब ये चीज़ आएगी प्रोपोजिशन, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है। जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर हम वहाँ पर कैसे जो है उन स्टूडेंट्स का मुकाबला कर सकेंगे जिनको पता है प्रोपोजिशन क्या होती है। तो डिटेल में पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना, डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या है जनाब? प्रोपोजिशन की डेफिनेशन, अ प्रोपोजिशन इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक थ्योरी टू मेक अ स्टेटमेंट दैट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कहता है कि प्रोपोजिशन जो है एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, मैथ में यूज़ होता है और लॉजिक थ्योरी में यूज़ होता है। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, जब आप जो है वो कंप्यूटर के जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या और हायर स्टडीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका वास्ता पड़ेगा, वहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा लॉजिक थ्योरी। तो मैथ में भी यूज़ होता है और लॉजिक थ्योरी में भी यूज़ होता है, बट हम तो मैथ में यूज़ कर रहे हैं। तो और ये होता क्या है? ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। प्रोपोजिशन जो होता है एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और मैथ में यूज़ होता है। और क्या लिखा हुआ है? जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो होती है या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, बट नॉट बोथ। ऐसा नहीं है कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, दोनों हो। या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। चलिए इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोपोजिशन है, ये स्टेटमेंट है या नहीं है। चलें, पहली एग्जाम्पल, द स्काई इज़ ब्लू। आसमान जो है वो नीला है। सबको पता है स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। द स्काई इज़ ब्लू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दैट हैज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू। स्काई इज़ ब्लू एक स्टेटमेंट है
जो कि एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है और जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। ट्रू क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि आसमान का रंग जो होता है वो नीला होता है। अगर यहाँ मैं लिखूँ द स्काई इज़ रेड, तो ये तब भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होगा, लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि आसमान का रंग लाल नहीं होता। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेटमेंट 5 + 3 = 9। ये भी एक प्रोपोजिशन है, बट दैट इज़ फॉल्स। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सबको पता है 5 और 3 8 होता है। 5 + 3 = 8, 5 + 3 = not 9। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक प्रोपोजिशन है, लेकिन इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट ये जो लिखा हुआ है बट नॉट बोथ, ऐसा नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ था ना द स्काई इज़ ब्लू, ये ट्रू है। अब मैं बोलूँ स्काई इज़ ब्लू एंड स्काई इज़ नॉट ब्लू, तो मैं बोलूँ ये ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है, तो ये गलत बात है। सही है, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहले यहाँ पर हमने देखा ट्रू, ट्रूथ वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, और दूसरे में हमने क्या देखा, ट्रूथ वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। आगे देखें क्या लिखा है, sentences that cannot be evaluated for their truthfulness are not proposition। ऐसे sentences जो कि जिनकी ट्रूथफुलनेस ना हो वो प्रोपोजिशन नहीं होते। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या होता है, या तो वो फॉल्स होना चाहिए या वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे स्टेटमेंट जिसको देख के हम उसके ट्रू और फॉल्स को नहीं अंदाज़ा लगा सकें, उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट टाइम इज़ लंच। अब इसकी ट्रूथफुलनेस क्या है, नथिंग। तो ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट टाइम इज़ लंच इज़ अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये एक सवाल है, नॉट अ प्रोपोजिशन। भाई दोपहर के खाने का क्या टाइम है, तो ये स्टेटमेंट तो हो सकता है बट ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रूथफुलनेस नहीं है। ये फॉल्स या ट्रू में काउंट नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन। और देखते हैं द स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट देखें आप, x < 7। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें नहीं पता तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट x < 7 is not a proposition because it depends on the value of the variable x। तो ये नहीं है प्रोपोजिशन, क्योंकि हमें इसका ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते इसके बारे में। Since the value is unknown, the statement cannot be evaluated true or false and therefore is not a proposition। सही है जनाब। तो ये स्टेटमेंट तो है बट प्रोपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। और आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपके जहन में डालना चाहता हूँ, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि प्रोपोजिशन का मतलब क्या है। लायंस आर लार्जर देन कैट्स। शेर जो होते हैं वो बिल्लियों से बड़े होते हैं। क्या ये बात सही है? तो क्या लिखा है मैंने, इज़ दिस अ स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट है? इज़ दिस अ प्रोपोजिशन। क्या ये प्रोपोजिशन है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ स्टेटमेंट हो वो चीज़ प्रोपोजिशन भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो प्रोपोजिशन होता है वो लाजमी स्टेटमेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए x < 7, ये स्टेटमेंट तो है बट ये प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखें, स्काई इज़ ब्लू, ये स्टेटमेंट भी है और ये प्रोपोजिशन भी है, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है, लायंस आर लार्जर देन कैट्स। इज़ दिस अ स्टेटमेंट? इज़ दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये प्रोपोजिशन है? इफ़ सो, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन? अगर ये है, प्रोपोजिशन है, तो फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? जवाब, द आंसर्स आर यस, इट इज़ अ स्टेटमेंट। यस, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन या रिक्वेस्ट नहीं की गई है। लाइंस जो होते हैं वो
लाइन्स आर लार्जर देन कैट्स, तो ये आपके पास यस है, स्टेटमेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है, यस इट इज़ अ प्रोपोजिशन। क्यों है प्रोपोजिशन? क्योंकि इसकी एक ट्रुथ वैल्यू है। क्या है ट्रुथ वैल्यू? एंड इट हैज़ अ ट्रू वैल्यू। जो ट्रुथ वैल्यू है या तो फॉल्स होती है या ट्रू होती है। तो जनाब इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि आप सबको पता है, मुझे भी पता है, एक बच्चे को भी पता है कि शेर जो होते हैं वो बिल्ली से बड़े होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट, हाउ अबाउट 50 इज़ लेस देन 30। मैंने कहा कि 50 जो है वो 30 से छोटा होता है। नंबर 1, क्या ये स्टेटमेंट है? नंबर 2, क्या ये प्रोपोजिशन है? इफ़ सो, अगर ये प्रीपोजिशन है, देन व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन? तो इसका जवाब क्या है? द आंसर्स आर यस, यस एंड फॉल्स। क्या मतलब? क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ ये स्टेटमेंट है। 50 इज़ लेस देन 30, उसने बोला 50 जो है वो 30 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट है। क्या ये प्रोपोजिशन है? हाँ ये प्रोपोजिशन भी है, क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू है और इसकी ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, क्योंकि 50 30 से छोटा नहीं होता, 50 30 से बड़ा होता है। अब आपको आइडिया इसका मिल रहा होगा प्रोपोजिशन है क्या चीज़। एक और देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द आंसर्स आर यस, यस एंड फॉल्स सिंस 50 इज़ नॉट लेस देन 30। एक और देखते हैं। प्लीज़ डू नॉट ब्रेक, बराए मेहरबानी तोड़े नहीं। हो सकता है वो कोई गिलास तोड़ रहा हो या कोई चेयर तोड़ रहा हो या कोई शीशा तोड़ रहा हो, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि बराए मेहरबानी इसको ना तोड़ें। सवाल, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये प्रोपोजिशन है? अगर ये प्रोपोजिशन है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? जवाब, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट और अ प्रोपोजिशन। ना तो ये स्टेटमेंट है ना ये प्रोपोजिशन है, क्योंकि इसमें क्या किए जा रही है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सवाल अगर कर रहे हैं हम व्हाट टाइम इज लंच, तो ये स्टेटमेंट तो है। क्या लिखा हुआ है? इज़ अ क्वेश्चन नॉट अ प्रीपोजिशन। सही है, सॉरी स्टेटमेंट भी नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ना तो ये स्टेटमेंट है ना ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। तो जब प्रीपोजिशन एक्सक्यूज़ मी, जब प्रीपोजिशन ही नहीं है, प्रोपोजिशन ही नहीं है, तो फिर इसका ट्रूथ वैल्यू हो ही नहीं सकती। ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है। आगे देखें, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 15 प्लस वाई। इज दिस अ स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट है? इज दिस अ प्रोपोजिशन? क्या ये प्रोपोजिशन है? इफ सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रीपोजिशन? अगर ये है प्रीपोजिशन तो फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? जवाब, इट इज़ अ स्टेटमेंट बट नॉट अ प्रोपोजिशन। ये स्टेटमेंट तो है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये स्टेटमेंट तो है, बट ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसकी ट्रुथ फुलनेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट तो है, बट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ स्टेटमेंट बट नॉट अ प्रोपोजिशन सिंस इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम नोइंग द ट्रूथ वैल्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो हमें वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट नहीं पता, स्टेटमेंट तो है बट हमें नहीं पता कि वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, ट्रूथफुलनेस क्या है, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आपको एक बात का अंदाज़ा हो गया कि हर प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होता है बट हर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होता। नॉट नेसेसरी, एवरी प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट every statement is a proposition. So student, I hope you understand the concept of proposition. इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ, बट मैं समझता हूँ एट दिस स्टेज आपके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेवल पे आपको इतना आना चाहिए था और अब आपको आ गया। अब जब मैं अपनी बुक की तरफ आता हूँ, सिन बोर्ड मैथमेटिक्स की तरफ आता हूँ, तो
अब जो मेरे पास यहाँ पर देखिए ये हेडिंग है, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैंने ये प्रिंसिपल यहाँ लिख दिया है। क्या लिख दिया है मैंने प्रिंसिपल? इफ पी एन इज अ प्रोपोजिशन, तो अब आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है कि यार प्रोपोजिशन क्या होता है। इसमें जो मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दी है प्रीपोजिशन की, तो अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि प्रोपोजिशन का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट। इफ़ पी एन इज़ अ प्रोपोजिशन अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। कि अगर पी एन आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है किसके बारे में? पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, सच दैट दो चीज़ें आपने प्रूफ करनी है। नंबर वन, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर वन, पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वस टू वन। जो पी ऑफ एन है वो एन इज इक्वस टू वन के लिए ट्रू हो। एंड टू पे क्या लिखा हुआ है? ट्रूथ ऑफ पी एन इज इक्वस टू के। और ये बात हम ऑटोमेटिकली ये अपने माइंड में बिठा लेंगे कि अगर वन के लिए ट्रू है तो के के लिए भी ट्रू होगा। के के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। इम्प्लाइज दैट अगर के के लिए ट्रू होगा, इस ट्रूथ फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमें साबित करना है। देन पी एन, और अगर के प्लस वन के लिए ट्रूथ हो गया तो हम क्या कहेंगे? देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर एन, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया नेचुरल नंबर्स। सो अब हम इस चीज़ को, ये तो हमने पूरा का पूरा प्रोपोजिशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इस पूरी चीज़ को मिटाते हैं और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की चंद लाइंस लिखी हुई हैं इसको हम लिखा रहने देते हैं। और फिर हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हम इस डेफिनेशन को, ये जो लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा प्रोपोजिशन को समझने में। मुझे भी बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों को करवाने में। चलिए जनाब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं करवा सके टीचर और बच्चा भी नहीं क्लियर करे, बस अपनी जान छुड़ा ले सवाल करके, तो फिर वो सवाल भी अच्छी तरह कर नहीं सकता। ये बात कंफर्म है। चलिए जनाब, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है इसको लिखा रहने दिया है और बाकी सब मैंने मिटा दिया। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बुक की ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग formula is true for all positive integral values of n. 2 plus 4 plus 6 plus dash 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 plus 2n is equals to n into n plus 1। कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से साबित करो कि ये प्रोपोजिशन जो है वो करेक्ट है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? सबसे पहला काम क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप इसको ट्रू करें, साबित करें। चलिए जनाब, सबसे पहले हम रखते हैं n इज इक्वल्स टू 1। तो ये होता है हमारे पास, ये मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो फिर मैं ये जो स्टेप्स है नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा ताकि मेरा टाइम बचे और मैं जल्द से जल्द एक्सरसाइज ख़त्म करवा सकूँ। तो पहला क्या है? वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर
n इज इक्वल टू 1। कहता है आप वेरीफाई करें इस फॉर्मूले को n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड आपकी क्या है? n इंटू एम प्लस 1। तो राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप लिख दें 1। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर इसके बाद आपने क्या लिखना है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ पर स्टेप करवा रहा हूँ वो स्टेप आपने एग्ज़ाम में शो नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है हमारे पास सेकेंड टर्म। यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है? 4। और वहाँ देखिए, सॉरी, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है आपके पास, एक मिनट, यस, n इज इक्वल टू का मतलब है कि आपके पास ये फर्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी 2 प्लस 4। और यहाँ पर भी आप 2 पुट करें, 2 प्लस 1, 2 प्लस 4 क्या होता है? 6, 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6। और अगर आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो इसका मतलब है अब आपको ये 3 टर्म्स ऐड करनी है। 4 और 2 6, 6 और 6 12। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ n है राइट हैंड साइड पे वहाँ पर 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 12 इज इक्वल टू 3 और 1 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। इसकी इस प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है? ट्रू है। अच्छा, ये जो काम किया है मैंने स्टूडेंट्स, ये काम मैंने किया है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि n1 का मतलब क्या होता है, n2 का मतलब क्या होता है, n3 का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है? पहला वाला, फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब 1 पे ट्रू हो गया। अब आप लिखेंगे, नंबर 1 था, नंबर 2 पे लिखेंगे अज्यूम दैट, ये मैं पूरा सेंटेंस कॉपी कर रहा हूँ, फिर आपने एग्जाम में इसी तरह करना है। अज्यूम दैट द फॉर्मूला इज ट्रू for some positive integer n is equals to k। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखवा चुका हूँ, ट्रूथ ऑफ पी एन इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब यह है कि हम इस बात को अपने जहन में बिठा लेंगे कि ये n इज इक्वल्स टू के के लिए ट्रू है। हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने जहन में बिठा लेंगे कि n के लिए n इज इक्वल्स टू के के लिए ये ट्रू है। तो हमने करना क्या है, सिर्फ इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ हमें n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो इसको हम ले लेंगे, सवाल को दोबारा लिखेंगे, 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 प्लस 2n, सॉरी, n की जगह पर आ जाएगा k, n की जगह पर आ जाएगा k और n की जगह पर आ जाएगा k। और ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है, यानी कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली चीज़, नाउ वी शैल प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखा है कि k के लिए तो प्रूफ है ही, इस ट्रूथ फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो इस प्रूव दैट इज ट्रू, वी हैव टू प्रूव दैट इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। स्टूडेंट, अब इसके बाद बुक में रख रहा हूँ
क्योंकि मैंने अपनी जो है वो कुछ सेटिंग बनाई हुई है सॉल्व करवाने की। तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमें इसको k+1 के लिए रखना है। तो हम अगर इस साइड के इस पूरे स्टेटमेंट को देखें यहाँ पर 2 + 4 + 6, तो और हम अपने यहाँ पर बल्कि डायरेक्ट सवाल को देखें 2 + 4 + 6 + 2 × n की जगह पर मैं क्या रख दूँ, k+1 = n की जगह पर क्या रख दूँ, अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। k+1 n की जगह पर क्या रख दूँ, k+1 और ये वाला +1 ऐसे ही लिखा हुआ। अब असल में मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए कि मुझे राइट साइड के ऊपर ये पूरी चीज़ नज़र आनी चाहिए। जैसे ही राइट साइड के ऊपर ये पूरी चीज़ नज़र आएगी मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, इस पर आ जाइए 2 + 4 + 6 + 2 के ऐसे ही लिखें, प्लस 2 के लिखा हुआ है तो प्लस क्या करें, 2 तो लिखेंगे ऐसे ही क्योंकि डेफिनेटली 2 आएगा और अगला क्या हो जाएगा k+1, यानी कि 2 × k+1 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो अलजबरा का उसूल क्या है, जो तुम इस साइड पे ऐड करो वही चीज़ तुम इस साइड पे ऐड करो। तो ये तो k × k+1 लिखा हुआ था, इस साइड पे भी क्या ऐड हो जाएगा 2 × k+1। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस साइड पे किया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऐड 2 × k+1 ऑन बोथ साइड। अब आप देखिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आपने कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसे ही रखना है, छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सही है जनाब। अब आपके पास टारगेट क्या है, इसको कैसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। तो गौर से देखें इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, k+1। यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ क्या बचेगा 2, k+1 और इस 2 को मैं लिख दूँ 1+1। यहाँ पर लाने के बाद क्या करना है, देखना है टारगेट वैल्यू क्या थी, राइट साइड पे क्या नज़र आए k+1 नज़र आ रहा है, k+1 नज़र आ रहा है। दूसरी ब्रैकेट में k+1+1 नज़र आ रहा है, दूसरी ब्रैकेट में k+1+1 नज़र आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि वी हैव प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड दैट it's true for n = k+1 as well। सही है जनाब। तो n = 1 के लिए प्रूफ किया, n = k के लिए प्रूफ नहीं करते क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है और फिर उसी को एक्सटेंड करके n = k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये वाली पूरी चीज़ ये आपने सवाल में शो नहीं करनी, ये आपका टारगेट था। अगर आपको टारगेट पता है तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है टारगेट था, ये सवाल में शामिल नहीं होगा क्योंकि अगर सवाल में शामिल कर दिया मैंने एग्ज़ाम में तो फिर मुझे गलत हो जाएगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो काइंडली आप इसको शामिल नहीं करिएगा। चलिए, पूरी प्रोपोजिशन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो थ्योरम था वो और फिर एक एग्जाम्पल के बाद अब हम इस लायक हो गए हैं, वी आर एलिजिबल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 और फिर इंशाल्लाह बस इसको शुरू करेंगे और फिर एंड तक जाते रहेंगे। जो ही हमारा जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है वो यही है। चलिए जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 प्रूफ द फॉलोइंग
प्रोपोजिशंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। देखा आपने, सवाल ही लिखा मैंने प्रोपोजिशन। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता, और मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकता था, बस मुझे आपको खाली बताना था n = 1, n = k और फिर उसको k+1 पे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, वो ये तो जहन में सोचते हैं यार ये प्रोपोजिशन आखिर क्या चीज़ है ये। लेकिन अब आज के लेक्चर के बाद आपको कभी भी नहीं मुश्किल होगी इस चीज़ को समझने में कि प्रोपोजिशन क्या है। एक स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथफुलनेस क्या होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है इन सब में क्या है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 2n - 1 = n²। अब मैं वो नहीं लिखूँगा कि इंग्लिश में जो लिखा जाता है इट इज़ प्रूफ फॉर n = 1 दिस, ये आपको एग्ज़ाम में शो करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा n = 1 की। n = 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है n²। तो n की जगह पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 = 1, ये आ गया ट्रू, काम ख़त्म। अब क्या होगा, ये बात हम जहन में अपने मान लेंगे कि ये ट्रू है n = k के लिए। बस करना ये होगा कि जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे k, और n आ गया, ये हो गया k+1 का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि ये लिखा हुआ है k+1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, सॉरी k+1 नहीं, आई एम सॉरी k², क्योंकि हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ k रखा है। अब आपको एक टारगेट सेट करना है। अब आपको टारगेट ये सेट करना है कि ये चीज़ k+1 के लिए भी अगर होगी तो राइट हैंड साइड पे क्या नज़र आएगा, बस राइट हैंड साइड पे जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लगाते हैं k+1। अब आप इस तरह की वर्किंग करें कि आपको राइट हैंड साइड पे k+1 स्क्वायर नज़र आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 2k - 1 प्लस 2, और k की जगह पर लगा देंगे +1 और -1। तो बस ये सेटिंग थोड़ी सी याद रखिए कि एडिशन जो होगी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड पे सेम एडिशन होगी, और होगी किस सेंस में, ये लिखा हुआ था 2k - 1, आखिरी टर्म थी ये, लेफ़्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म थी 2k - 1। तो ये तो आपने एज इट इज़ लिखी, प्लस करने के बाद वही चीज़ पूरी लिखी है, बस k को रिप्लेस कर दिया k+1 से। और ये जो काम लेफ़्ट हैंड साइड पे हुआ है एज इट इज़ यही काम राइट हैंड साइड के ऊपर होगा। और अब आप यहाँ लिखेंगे भी एट बोथ साइड बाय, क्या आपने दोनों तरफ ऐड किया 2k+1 - 1। टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या नज़र आना चाहिए, आखिरी आंसर k+1 स्क्वायर। तो अब सारी की सारी वर्किंग जो होगी वो राइट हैंड साइड पे होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगी। बहुत आसान है। तो k² प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × k, 2k, 2 × 1 = 2 - 1, k² प्लस 2k + 1। और आप जानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b के स्क्वायर के। तो k² प्लस 2k 1 × k प्लस 1 का स्क्वायर, अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लें, k² प्लस 2k 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये किसके बराबर होगा, a प्लस b यानी कि k + 1 का स्क्वायर।
तो टारगेट वैल्यू क्या थी, राइट हैंड साइड पर क्या नज़र आना चाहिए, k+1 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड के ऊपर k+1 का होल स्क्वायर। हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 एज वेल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह हमने किया है। बस सारे ही सवालों में यही सब कुछ करना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है न्यू अब इसके अंदर। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 2? 4 + 8, अच्छा यहाँ मैं ऐसे कर दूँ, ये 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर है। 4 + 8, थोड़ा और भी गैप दे दूँ मैं, 4 + 8 + 12 प्लस डैश 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 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 2n इंटू n+1। वही काम सारे स्टेप्स। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म क्या है 4, राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रख दें, 1 रख दें। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 + 1, 4, 2 1 = 2, 1 + 1 2, 4 इज इक्वल्स टू 2 2 = 4। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू सपोज दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। सो पूरा का पूरा सवाल एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ k आ जाएगा, ये आ गया। नाउ अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये इट इज़ ऑल्सो प्रूव दैट n इज इक्वल्स टू k+1। तो टारगेट क्या बनेगा आपका, सवाल के अंदर जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड पे n नज़र आ रहा है वहाँ पर फिर k+1 नज़र आना चाहिए, ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद सवाल को दोबारा लिखते हैं, 4 + 8 + 12 प्लस डैश 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 प्लस 4k प्लस, ये लिखा हुआ है 4k, अगली टर्म क्या होगी, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा बट k की जगह पर k+1, और जो चीज़ यहाँ ऐड हुई है वो ही चीज़ एज इट इज, सॉरी ये लिखा हुआ था 2k k+1, और जो आपने यहाँ ये चीज़ ऐड करी एज इट इज़, यही चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। टारगेट आपके सामने लिखा हुआ है, 2 इंटू k+1 इंटू k+1 + 1। बहुत आसान है ये टारगेट। तो देखें गौर से, दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, k+1। बल्कि एक काम करें, ये 2 है ये 4 है, इसमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है और k+1 भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर आ चुका है, यहाँ बचेगा k, 4 बाहर आ चुका है, मतलब 2 2 = 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ आ जाए 2 इंटू k+1 इंटू k+2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, k+1 + 1। अब आपका टारगेट क्या था, राइट हैंड साइड पे क्या नज़र आना चाहिए, 2 इंटू k+1 इंटू k+1 + 1, 2 इंटू k+1 इंटू k+1 + 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ ऑल्सो ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल्स टू k+1 एज वेल। चलिए जनाब अब हम एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया आज का हमारा, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट देने ज़रूरी थे, तो डेफिनेटली अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकेंगे इंशाल्लाह। एक और सवाल कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 5 + 9 प्लस डैश 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 प्लस 4n - 3 इज इक्वल्स टू 2n, सॉरी n इंटू 2n - 1, n इंटू 2n - 1, 4n - 3 n इंटू 2n - 1। यस, तो वही सारे स्टेप्स। पहला काम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 1 रख दें, 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 = 2 -1, 2 - 1 क्या होता है 1, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू सपोज दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर रख दीजिए k।
1 + 5 + 9 + डैश 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 प्लस 4k - 3 इज इक्वल टू k × 2k - 1। ये 2 है, थोड़ा सा गंदा लिख दिया, ये आ गया। नाउ अब हमने सेटिंग बनानी है। टारगेट पहले सेट कर लें। टारगेट क्या है? क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको क्या नज़र आना चाहिए? k + 1। तो k + 1 ये हो गया, तो 2 × k + 1 और -1, ये है टारगेट। राइट हैंड साइड पे 100% ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। जैसे ही ये नज़र आएगी काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए सवाल दोबारा लिखें। 1 + 5 + 9 + डैश 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 प्लस 4k - 3 और इसी चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दें। सिर्फ k की जगह पर क्या लगा दें? k + 1। बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। अलजबरा का उसूल क्या है? जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे ऐड करो एज इट इज़, वही चीज़ राइट हैंड साइड पे ऐड करो। ये आ गया। सही है बेटा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब टारगेट आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। k × 2k, 2k स्क्वायर, k × 1 k, 4 × k 4k, 4 × 1 4 और ये लिखा हुआ है -3। 2k स्क्वायर, 4k - k कितना होता है? 3k, 4 - 3 कितना होता है? +1। सही है जनाब। अब आप इसको क्या करें? फैक्टराइज करें। देखते हैं कि फैक्टराइज करके क्या सेटिंग बनेगी। फैक्टराइज करते हैं 1 × 2 2, तो ये हो जाएगा मिडिल टर्म ब्रेक 2k + k + 1। 2k कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा k + 1 + 1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा k + 1। k + 1 k + 1 कॉमन हो गए। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2k + 1। सही है जनाब, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब और क्या काम हो सकता है मज़ीद? देखिए ये लिखा हुआ है k + 1, ये लिखा हुआ है 2k + 1। इस 1 की जगह पर अगर मैं लिख दूँ +2 - 1 तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 गया, दोबारा 1 आ जाएगा। तो k + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2, k + 1। ये काम क्यों किया? 100% ये चीज़ बनाने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या हो गया? हमारा टारगेट क्या हो गया? अचीव हो गया। सही है जनाब। तो इट शोज दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। ये टारगेट आपने सेट कर लेना है और बस कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट ये टारगेट बनाना पड़ेगा। यहाँ देखें ना 2k + 1 था, अब यहाँ पर ला के छोड़ नहीं सकते थे। फिर हमने सेटिंग बनाई, 1 कॉमन लिख सकते हैं, 2 - 1, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो k + 1 ये -1। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा इन तमाम इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने में। इंशाल्लाह अब हम जाएंगे स्पीड में अगले लेक्चर में, क्योंकि अब हमें सिर्फ सवाल करने होंगे। जो पहली क्लास होती है उसमें कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और वो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे। अब तमाम बच्चों से हमेशा की तरह इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएँ जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, और उनसे भी कहें कि मैथ विद सर आसिम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।